Hey guys, what's up? Welcome to my channel and thank you for watching my video. Do hit like button, subscribe and share my channel. In previous slide, we discussed about the life of Chaucer and now in this video, we will discuss about the 14th century age of Chaucer and historical, social, political, economic, cultural, religious background of the age of 14th century and development of astronomy, science and medical field. बट अभी इस वीडियो में हम सिर्फ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बातें करेंगे क्योंकि वीडियो हो जाएगा लंबा और आप हो जाएंगे बोर. This picture belong to the social picture of Chaucer's age. We can see here Geoffrey Chaucer. This coin belonged to Edward III. Yersinia pestis, ब्लैक डेथ का यही कारण था. रिचर्ड सेकेंड, ये कॉइन रिचर्ड सेकेंड किंग से बिलोंग करता है. जॉन ऑफ कॉर्न जो कि चौसर के पैट्रॉन थे एंड ब्लैक प्रिंस जो एडवर्ड सेकेंड को कहा जाता है. एडवर्ड सेकेंड का बेटा ही था एडवर्ड थर्ड. एडवर्ड सेकेंड को ब्लैक प्रिंस के नाम से जाना जाता है. देन आफ्टर इन न्यू स्लाइड वी कैन सी द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. जब भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात होती है द 100-year वॉर. 100-year वॉर 1337 to 1453 तक चला और यह पिक्चर 100-year वॉर को बहुत अच्छा से बयां कर रहा है. यहाँ पे सोल्जर हैं जो लड़ाई कर रहे हैं. यहाँ पे इतने सारे लड़ाई झगड़े में इतने सारे लोग मारे जा रहे हैं. Chivalry and betrayal, the 100 Years War. अब हम बात करेंगे 100-year वॉर होने का क्या कारण था, क्यों हुआ 100-year वॉर, इतने लंबे युद्ध क्यों छिड़ी. 100-year war starts on 1337. The war fought between France and England, and the main cause of this war was feudal structure of European society and English possession on French soil. अब बात यहाँ ये उठता है, what was the feudal system? Actually में feudal system क्या था? We can see here on the top the position of king. इस पिक्चर में सबसे ऊपर का पोजीशन किंग को था. उसके बाद लैंड ऑनर जिसको लॉर्ड नोबल भी कहा जाता है. थर्ड नंबर स्क्वायर और नाइट का था और फोर्थ नंबर पीजेंट का था. फ्यूडल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग किंग के पास प्रॉपर्टी होता था और ये अपना प्रॉपर्टी का कुछ पार्ट लॉर्ड और नोबल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. इसके बदले में लॉर्ड और नोबल अपने प्रॉपर्टी के कुछ हिस्से को सोल्जर और नाइट को दे दिया और सोल्जर और नाइट राजा को सप्लाई करता था. ये लॉर्ड और नोबल का काम था. ये ज़मीन के बदले सप्लाई करता था नाइट को और कुछ हिस्सा नाइट को भी दे दिया था. अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा लॉर्ड एंड नोबल, नाइट, सोल्जर एंड स्क्वायर को दे दिया था. स्क्वायर अपने ज़मीन का कुछ हिस्सा पीजेंट को दे दिया था और पीजेंट इस पर खेती करते थे और वो फसल इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करते थे. पीजेंट काम करता था लैंड पर और कुछ अनाज का कुछ हिस्सा नाइट को जाता था, उसका कुछ हिस्सा लैंड ऑनर को जाता था और कुछ किंग को जाता था. और बदले में नाइट पीजेंट को प्रोटेक्शन देता था, किंग को प्रोटेक्ट करता था, लॉर्ड को प्रोटेक्ट करता था. और क्या रीज़न था 100-year वॉर का? What was the reason of 100-year war?
In France, with the death of Louis IV and his son Edward II, Edward III showed interest in the French throne because he was Philip IV's grandson by his mother Isabella. फ्रांस में फिलिप IV और उसके बेटे एडवर्ड थर्ड, जिसको ब्लैक प्रिंस के नाम से जाना जाता है, के डेथ के बाद एडवर्ड थर्ड फ्रेंच थ्रोन पर कब्जा करना चाहता था। फ्यूडल स्ट्रक्चर में एक बात यह भी था, राजा का बेटा राजा बनेगा, लैंड ऑनर का बेटा लैंड ऑनर बनेगा, सोल्जर का बेटा सोल्जर बनेगा और पीजेंट का बेटा पीजेंट बनेगा। पीजेंट का बेटा किंग नहीं बन सकता था, पीजेंट का बेटा नाइट नहीं बन सकता था और पीजेंट का बेटा लैंड ऑनर नहीं बन सकता था। तो फ्यूडल स्ट्रक्चर जैसा चला आ रहा था सिस्टम, एडवर्ड थर्ड भी उसी सिस्टम को फॉलो करते हुए उस थ्रोन पर अपना पावर दिखाना चाहता था, क्योंकि वो फिलिप IV का ग्रैंडसन और उसकी माँ जो थी वो इसाबेला थी, तो उस हिसाब से हक उसका बनता था। लेकिन ये फ्यूडल स्ट्रक्चर की कुछ बातें फ्रांस की नॉबिलिटी को रास नहीं आई। उन्हें लगा कि नहीं, फ्रांस में इंग्लैंड का दबदबा बढ़ता जा रहा है, इस दबदबा को कम करने के लिए और फ्यूडल स्ट्रक्चर को ख़त्म करने के लिए हमें एडवर्ड थर्ड को किंग बनाने से मना करना होगा। तो वो इसके विरोध में खड़ा हो जाता है, रिजेक्ट कर देता है एडवर्ड थर्ड के क्लेम को कि वो उस गद्दी पर बैठे, और इसके जगह पर वो इस गद्दी का हकदार फिलिप IV के नेफ्यू को दे देता है। फिलिप ऑफ वैल्यूज के नाम से जाना जाता है और फिलिप VI भी कहा जाता है इन्हें। फिलिप VI के फ्रेंच थ्रोन पर इस तरह से चैलेंज करते हुए एडवर्ड थर्ड को देखा नहीं गया और वो युद्ध की घंटी बजा दिया। इसके बाद फ्रेंच अथॉरिटी तो इंग्लैंड के खिलाफ हो ही गए थे। फ्लैंडर एक बिगेस्ट कस्टमर था इंग्लिश ऊल के लिए, वह भी फ्रेंच अथॉरिटी के लोगों का साथ नहीं दिया। मीन्स कि वो भी नहीं चाहता था कि फिलिप VI राजगद्दी पर बैठे, वो भी एडवर्ड थर्ड के सपोर्ट में खड़ा हो गया, जिससे फ्रांस के राजा और एडवर्ड थर्ड के बीच लड़ाई शुरू हो गया। विडंबना यह हुई कि फिलिप VI हार गया युद्ध में और एडवर्ड थर्ड जीत गया और 1329 में वो अपनी गद्दी को संभाल लिया। अब हर बार युद्ध एक छोटे से पावर के लिए, गद्दी के लिए, एक छोटे से गद्दी के लिए ये लोग इतना लंबा सीरीज चला दिया युद्ध का, और इसमें नुकसान इन लोगों का नहीं हुआ, फायदा तो इन लोगों का ही था इस युद्ध में कि जिस गद्दी पर, उस गद्दी पर जो बैठेगा पावर उसके हाथ में, अथॉरिटी उसके हाथ में, पैसा उसके हाथ में आएगी। लेकिन सबसे ज़्यादा सफ़र इस युद्ध में गरीब लोग हुए। गरीब लोग को तो कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ, इसमें सारा नुकसान हुआ। और इस 100 ईयर वॉर में कई सारे वॉर सीरीज़ चले, जिसमें से पहला है एडवर्डियन सीरीज़ जो 1337 to 1360 के बीच हुआ, कैरोलिन वॉर 1369 to 1389, लैंसेस्ट्रियन वॉर 1452 1453, विक्ट्री एट क्रेसी 1346, स्पेन एट जेरा 1367 एंड विक्ट्री ऑफ पोएटियर्स 1356। ये वॉर के सीरीज थे जो 100 ईयर वॉर के बिटवीन लड़ा गया, सिर्फ और सिर्फ एक गद्दी के लिए। कुछ फैक्ट्स को हम देखते हैं। चौसर को सू मेकिंग कहा जाता है। फ्रेंच लैंग्वेज में चौसर का मतलब सू मेकिंग ही होता है, और उनकी फैमिली खुद सू मेकिंग के काम में इन्वॉल्व भी थे। ब्लैक प्रिंस, क्योंकि ब्लैक प्रिंस का बेटा एडवर्ड थर्ड था, इसलिए इसे भी ब्लैक प्रिंस के नाम से जाना गया। और 100 ईयर वॉर में जो लास्ट विक्ट्री था वो स्पेन एट जेरा था, जो 1367 में हुआ। फ्रांस के 1/3 लैंड पर एडवर्ड का ही रूल चला। एक शांति समझौता हुआ 1360 में, जिसको पीस ऑफ ब्रेटिग्नी कहा जाता है,
और इस समझौते के तहत फ्रांस के लोग एडवर्ड को अपने 1/3 जमीन पर राज करने का अधिकार दे दिए, क्योंकि युद्ध बहुत लंबा चला जा रहा था और फ्रांस को अपना हार भी दिखाई देने लगा था कि अब तो सारे लोग एडवर्ड थर्ड के फेवर में है, हमारे फेवर में कोई है ही नहीं, तो हमारी हार तो निश्चित है। इसलिए ये लोग भी सरेंडर कर दिया। इतने लंबे सीरीज के बाद टैक्स तो जाहिर सी बात है इंक्रीज होगा ही होगा। टैक्स के इंक्रीज हो जाने से गरीब लोग को बहुत दिक्कतें आने लगी। 100 ईयर वॉर अभी ख़त्म नहीं हुआ था कि ब्लैक डेथ आ गया। 100 ईयर वॉर में जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई अभी नहीं हुई थी कि ब्लैक डेथ सामने आ गया, और इसका पीरियड है 1348 to 50। Some key points about the Black Plague. बुबोनिक प्लेग, ब्लैक डेथ को बुबोनिक प्लेग से भी जाना जाता है, और इसमें 1/3 पॉपुलेशन मारे गए। ये ब्लैक रैट की वजह से हुआ था, और ये ब्लैक रैट इनसैनिटरी कंडीशन, इंग्लैंड की इनसैनिटरी कंडीशन बिल्कुल बेकार थी, और वहाँ से ही ये सारे ब्लैक रैट आने लगे। इंग्लैंड में जो मेडिकल साइंस के लोग थे वो अप्रूव्ड किए कि अगर ब्लैक रैट की जगह हम लोग ब्राउन रैट को ले आए तो ब्राउन रैट की वजह से ब्लैक रैट भाग जाएंगे, और ब्राउन रैट उतना मतलब वाइल्ड रोडेंट नहीं लेकर आता है, तो ये उतना प्लेग नहीं फैलाएगा जितना कि ये ब्लैक रैट फैला रहे हैं। तो ब्राउन रैट ये लोग बहुत बड़े पैमाने पर लेते आए ब्लैक रैट को भगाने के लिए। ब्लैक रैट तो चला गया, लेकिन ब्राउन रैट अब इतना हो गया कि भंडार का जितना भी सामान स्टोर करके रखा गया था वो सब खत्म होने लगा, और लोग को उस टाइम अकाल का फेस भी देखना पड़ा। ब्लैक रैट जो वाइल्ड रोडेंट को स्प्रेड कर रहा था उसका नाम था बैक्टीरियम यर्सीनिया पेस्टिस। इसके बाद जो कि ब्राउन रैट बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर ले आए थे लोग, इससे पहले भी हम लोग हनोई नाम के एक स्थान के बारे में पढ़े थे जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में हुआ था। उसमें भी चूहे का प्रकोप इतना ज़्यादा हो गया था कि प्लेग फैल गया, और प्लेग की वजह से कितने सारे जान माल का क्षति हुआ था, बहुत सारे लोग मारे गए थे। तब फिर किंग एक आइडिया दिया कि जो जितना चूहा को मारेगा उतना उसको इनाम मिलेगा। तो सारे लोग अब इनाम के लालच से सारे लोग उस ब्लैक चूहे को मारने लगे, लेकिन बोला कि अब मार के चूहे को क्या लेकर जाना, तो इसमें शर्त रखा गया था कि चूहे के पूंछ को ले जाकर राजा को दिखाया जाएगा। तो अब लोग मारने की जगह चूहे को पालने लगे और उसके पूंछ को काट काट कर राजा को दिखाने लगे, जिससे कि चूहा पूरे तरीके से फैल गया था और प्लेग और बढ़ता ही जा रहा था, कम नहीं हो रहा था। और इसकी जब इन्वेस्टिगेशन की गई तब पता चला अच्छा ये बात है, लोग पालने लगे चूहे को। हुआ कुछ ऐसा ही इंग्लैंड में भी। ब्राउन रैट को जब लाया गया तो लोग सोचे कि ब्राउन रैट के आ जाने से हमारा नाम होगा थोड़ा कि हाँ हम लोग ब्राउन रैट को लाए तो हमें इनाम थोड़ा दिया जाएगा, रिवॉर्ड मिलेगा हमें। तो वो लोग भी ब्राउन रैट को बहुत लाने लगे। इसकी वजह से फिर से ब्लैक डेथ जो है वो फिर से आ गया 1361 में, 1362 एंड 1369। 3 टाइम कंटिन्यू ब्लैक डेथ आया इंग्लैंड में, जिसकी वजह से आबादी पूरी तरीके से ख़त्म ही हो गई थी। इसका बैड इफेक्ट ये पड़ा कि लॉस पॉपुलेशन, हायर डिमांड लेबर एंड हायर वेजेस। दिस सीन बिलोंग टू द चर्च, और ये जो लोग हैं वो चर्च अथॉरिटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। 100 ईयर वॉर के बाद सारा अथॉरिटी और पावर इन लोगों के हाथ में चला गया था। ये लोग बोले कि अब तुम लोग से नहीं होगा, तुम लोग बस गद्दी के लिए लड़ाई करते हो, अब सारा पावर हमारे कंट्रोल में होगा। जब इन लोग के कंट्रोल में आया सारा पावर तो इन लोग भी वही किए जो किंग करता था। मीन्स ये लोग भी अपने पावर का मिस यूज़ करने लगे, पैसा का मिस यूज़ करने लगे। इन लोगों में भी लालच बढ़ गया और ये लोग और ज़्यादा टैक्स का डिमांड करने लगे पुअर लोगों से। और चर्च के इस बढ़ते करप्शन को देखकर लोलार्ड मूवमेंट चलाया गया। लोलार्ड मूवमेंट
के जो मेन लीडर थे वो थे जॉन वाइक्लिफ, इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज, द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन एंड द फर्स्ट ट्रांसलेटर ऑफ बाइबल कहा जाता है। ये ऐसे पहले इंसान थे जो चर्च के अथॉरिटी को चैलेंज किए, और सिर्फ चैलेंज ही नहीं किए बल्कि इसके करप्शन को एक्सपोज करके भी दिखाए। और ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कैथोलिज्म के खिलाफ आवाज़ उठाए। इससे पहले किसी को भी हिम्मत नहीं होता था कैथोलिज्म के खिलाफ आवाज़ उठाने का, लेकिन ये अपने आवाज़ को बुलंद किए और इन सारे रूल रेगुलेशन को परे रख कर आगे बढ़े। इसके बाद आता है पीजेंट रिवॉल्ट। ये एक ऐसा रिवॉल्ट था जो आम आदमी के द्वारा चलाया गया था 1381 में। इसके मेन लीडर है वॉट टाइलर। ये वॉट टाइलर है जो एक पीजेंट था, और ये हैवी टैक्सेशन के कारण अपने आवाज़ को बुलंद किए और टैक्स देने से मना किए। हैवी टैक्सेशन के कारण कई सारे कॉमन पीपुल सामने आए, जिसमें से वॉट टाइलर तो लीडर ही थे। जैक स्ट्रॉ और जॉन बिल के नाम सामने आते हैं। देन आफ्टर, इस टैक्स के नियम के अनुसार जो भी इंसान 15 साल से ऊपर का है उन्हें 1 शिलिंग पे करना ही था टैक्स। और एक न्यू टैक्स का इस समय इन्वेंशन हुआ था जो सभी गरीबों को पे करना था। ये टैक्स 4 ईयर में 3rd टाइम लिया जाता था। सारे लोग इस टैक्स के खिलाफ थे। ये लोग पहले से तो टैक्स दे ही रहे थे, अब एक नया पोल टैक्स इंट्रोड्यूस्ड हुआ इन लोग के सामने, तो इन लोग को अब रहा नहीं गया, बर्दाश्त से बाहर हो गया। अब ये लोग रिवॉल्ट कर बैठे और टैक्स देने से बिल्कुल मना कर दिए। जब टैक्स देने से मना कर दिए तो एक रॉयल टैक्स कमिश्नर जिनका नाम जॉन बैप्टन था, इन्हें भेजा गया इन्वेस्टिगेशन के लिए कि जाओ जाकर पता करो इसेक्स विलेज, जिस विलेज से वॉट टाइलर बिलोंग करते थे, उस विलेज का नाम इसेक्स विलेज था, कि इसेक्स विलेज में के लोग टैक्स क्यों नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ के लोग तो पहले से ही गुस्साए हुए थे। जब ये जॉन बैप्टन आया इन्वेस्टिगेट करने के लिए तो वहाँ के लोग इन्हें मारकर भगा दिए, बिल्कुल खदेड़ कर गाँव से निकाल दिए। और ये बात पूरी तरीके से फैल गई, वन विलेज टू अनदर विलेज, विलेज टू विलेज ये बात फैल गई। और जॉन बैप्टन अब जहाँ भी जाता था इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसके साथ ऐसा ही बर्ताव किया जाता था। राजा को ये बात अच्छा नहीं लगा। ये बात मतलब चर्च के अथॉरिटी तक चला गया था, जो मेन पावर था। अब वो उसको ये बात अच्छा नहीं लगा कि हमारे खिलाफ भी कोई आवाज़ उठा सकता है। आज तक तो कोई नहीं उठाया, वो पहले से ही गुस्सा था। और इसेक्स विलेज के लोग मीटिंग कर रहे थे कि राजा से डायरेक्ट फेस टू फेस बात की जाए, अपनी डिमांड को रखा जाए, क्योंकि इस तरह से रिवोल्ट करने से, जुलूस निकालने से या आंदोलन करने से कुछ होने वाला नहीं है जब तक कि राजा को हमारी डिमांड के बारे में पता नहीं चले। तो वॉट टाइलर, हियर ही वॉज वॉट टाइलर, ये अपने घोड़े पर सवार होकर अपने डिमांड को रखते हुए अपने साथ अपने कॉमन पीपुल की आशाओं को लेकर चर्च अथॉरिटी के पास जा रहा था। और इतने सारे सैनिक इसके पीछे लगे हुए हैं कि पता नहीं क्या करेगा मारने के लिए। और जब ये जाता है अपनी शांति तरीके से अपनी बात को चर्च अथॉरिटी के पास रखने के लिए, तो चर्च अथॉरिटी इसकी बात को बहुत ही ध्यान से सुनती है, इसकी डिमांड को बहुत ध्यान से सुनती है और इसे सेकंड मीटिंग के लिए इनवाइट करती है। जब ये सेकंड मीटिंग में जाता है तो जो चर्च अथॉरिटी होते हैं, नाइट होते हैं, वो इसे मारने के लिए ऑर्डर दे देते हैं और वॉट टाइलर को मार दिया जाता है। वो पहले से ही गुस्साया था कि जॉन बैप्टन के साथ ऐसा बर्ताव किया गया। किसी को आज तक हिम्मत नहीं हुआ था ऐसा बर्ताव करने का, हमारे खिलाफ किसी को आवाज़ उठाने का इतना हिम्मत नहीं आया, और ये हिम्मत सिर्फ वॉट टाइलर में आया। मीन्स यही इंसान भड़का रहा है सारे लोगों को हमारे खिलाफ, इसलिए इसे ही मार दो, ना ये रहेगा ना लोग भड़केंगे। और ऐसे भी जिस आंदोलन के जो मेन लीडर होते हैं, अगर उसे मार दिया जाता है तो बाकी लोग ऐसे ही उन लोगों में खौफ भर जाता है और वो लोग दोबारा फिर ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। इसलिए लोगों में डर पैदा करने के लिए वॉट टाइलर को मौत की सज़ा दे दी गई। और इसके डिमांड पे
freedom from serfdom, free pardon of all offences, no upper limit on wages, and free contract. And then, what is poll tax? जब ये न्यू टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था तो इसी की वजह से पीजेंट रिवॉल्ट हुआ था। तो ये पोल टैक्स होता क्या है? व्हाट इज पोल टैक्स? ये एक ऐसा टैक्स है जो पुअर लोगों से लिया जाता था। अगर कोई पुअर शादी करता है या अपने बच्चे को स्कूल भेजता है तो इससे उसे ये टैक्स देना पड़ता था, जो कि पहले ये टैक्स इंक्लूड नहीं था, इसको बाद में इंक्लूड किया गया क्योंकि चर्च अथॉरिटी के लोगों को क्या हुआ, धीरे धीरे उन लोग का लालच बढ़ते गया तो वो लोग हर एक चीज़ पर, अब इन लोगों का बस चलता तो ये लोग सांस लेने पर भी टैक्स लगा देते। मतलब वो शादी कर रहे हो तो टैक्स देना है, बच्चे को स्कूल भेज रहे हो तो भी टैक्स देना है। तो इससे अब उन लोग को गुस्सा आ गया, जाहिर सी बात थी। पोल टैक्स को हेड टैक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये फिगर है जो चौसर के सोशल पिक्चर को बहुत अच्छे से बताता है। यहाँ कुछ किसान हैं जो फसल को काट रहे हैं और ये चर्च के अथॉरिटी जो कैसे ऑर्डर चला रहा है इन लोगों पर। आई होप कि आपको वीडियो में पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।